दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप क्रांति बैच 2.0 में पहुंच चुके हैं। अगर आप इस पूरे बैच का पूरे तरीके से उपयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई बातों को समझ लीजिए, जान लीजिए। स्क्रीन पर दी गई बातों में सबसे पहले हम बात करेंगे 6 नंबर के पॉइंट की, जो कि है आपका मीडियम को लेकर के, क्योंकि आप सभी लोगों का ज्यादा प्रश्न इसी को लेकर के होता है कि जो यहाँ पर आपके वीडियो अपलोड किए जाएंगे वो इंग्लिश में होंगे कि हिंदी में। तो आप जान लीजिए इसके जितने भी वीडियो हैं वो आप दोनों मीडियम वालों के लिए उपयोगी होंगे। आप दोनों मीडियम वाले इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको हिंदी भाषा में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक भी फैक्ट ऐसा नहीं होगा जो इंग्लिश मीडियम वाले को समझ में ना आए। इसके बाद यहां पर 5th नंबर का हम पॉइंट देखें तो नोट्स को लेकर के है। तो आपको हर सब्जेक्ट के अलग अलग नोट्स बनाने हैं। जैसे कि अगर मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं तो आपको एक A4 साइज का रजिस्टर लेना है और उसमें आपको पूरी ज्योग्राफी नोट करनी है। और इसी में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि PDF मांगना मत, मिलेगी नहीं, यानी कि यहां पर किसी भी लेक्चर की किसी भी सब्जेक्ट की PDF आपको नहीं दी जाएगी। आपको हैंड रिटन नोट्स मेंटेन करना है। इसके बाद 4th नंबर का पॉइंट है सिलेबस कवरेज को लेकर के। तो इस बैच में हम पूरे प्रीलिम्स के सिलेबस का कोना कोना कवर करेंगे, यानी कि 10 के 10 यूनिट यहां पर आपको घोल करके पिला दी जाएगी। इसके बाद यहां पर 3rd नंबर की बात करें तो टारगेट, यानी कि इस बैच का टारगेट क्या है, तो इसका टारगेट है MPPSC प्री 2026 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फंसाना, जिसका टेलर आप लोगों ने क्रांति बैच 1.0 में देख लिया होगा। इस बार आप पिक्चर देखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सारे लेक्चर YouTube पर ही आएंगे, यानी कि ऐप पर यहां पर कोई भी लेक्चर नहीं होगा। वहां पर सिर्फ आपको MPPSC मेंस के ही लेक्चर मिलेंगे। पूरे लेक्चर यहां पर आपके YouTube पर अपलोड किए जाएंगे। और पहला पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो बैच है पूरे तरीके से कंप्लीटली फ्री है फॉर एवरीवन, पूर्णतः निशुल्क है। तो आप लोग इस बैच का लाभ उठाइए और आप यहां पर जो भी वीडियो देखें उसको इस इरादे से देखें कि इससे आपके प्री में प्रश्न आएगा ही आएगा। आइए हम लोग अपने लेक्चर यहां पर शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भारत की भौगोलिक स्थिति या हम कहें उसकी अवस्थिति या फिर हम उसके विस्तार के बारे में यहां पर चर्चा करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी लंबाई है, पूरब से पश्चिम कितनी है। ये तमाम जानकारी हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। जो आपका भारत का भूगोल वाला यूनिट है MPPSC प्री में, उसके लिए आपका बेसिक जो है तो काम करेगा, यानी कि बेस तैयार करने का ये वाला चैप्टर आपके लिए काम करेगा। तो आइए हम ये चैप्टर शुरू करते हैं और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले भारतीय भूभाग का क्षेत्रफल कितना है। तो भारतीय भूभाग का यहाँ पर क्षेत्रफल बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है तो हमारे पूरे भारत का क्षेत्रफल है ये आपके। फिर यहाँ पर है आपका भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है तो ये आपका कवर करता है, तो 2.4%। कितना कवर करता है आपके 2.4% जो है तो टोटल पूरे दुनिया की जितनी एरिया है उसका जो भारत का एरिया है या क्षेत्रफल है वो 2.44% है यहाँ पर आपके। इसके बाद यहां पर है आपके भारत की भू आकृति किस प्रकार की है, यानी कि भारत का जो मैप है वो किस प्रकार का है। तो अगर आप भारत के मैप को यहां पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो भारत का मैप आपको चतुष्कोणीय आकार का जो है तो यहां पर दिखेगा। तो जो भारत का मैप है आपको यहां पर कैसा दिखेगा, तो भारत का मैप आपको चतुष्कोणीय आकार का जो है तो यहां पर दिखाई देता है। फिर उसके बाद जब आपके भारत के यहां पर बात करें कि उत्तर से दक्षिण की ओर इसका विस्तार या लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो भारत की लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर के जो है तो यहां पर आसपास है। फिर यहां पर दूसरा पॉइंट है आपके भारत का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार या लंबाई कितनी है, तो यानी कि चौड़ाई कितनी है आपके पूर्व से पश्चिम की ओर, तो यहां पर 2,933 किलोमीटर जो है आपके पूर्व से पश्चिम की ओर भारत की लंबाई हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहां पर एक भारत का छोटा सा अगर हम मैप बनाएं
तो यहाँ पर आप इधर से आपके जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर कितना है, आपके 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर जो आपकी लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। तो इस तरीके से, और यहाँ पर आप देखें ये चतुष्कोण के आकार का जो है, तो ये आपको मैप जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो भारत का जो आकार है कैसा है, आपका चतुष्कोणीय आकार का भारत का मैप दिखाई देता है। फिर इसके बाद हम लोग आगे चलें और यहाँ पर अगला पॉइंट देखें, तो पॉइंट है आपका कि द्वीपों सहित, यानी कि जो आपके आसपास, भारत के आसपास जो आपके आइलैंड हैं, जैसे अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इन सभी द्वीपों के सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो भारत के तट रेखा यानी जो समुद्र से के किनारे वाला जो पूरा एरिया है आपका, जहां से समुद्र आपका लगता है, जैसे कि गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक की जो आपकी एरिया है, वहां तक पूरा समुद्र का जो तो तट रेखा छूती है भारत को, तो उसकी टोटल जो लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है आपके। तो आपको याद रखना है कि भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तट रेखा से मतलब है समुद्र वाली जो एरिया है आपका, जहां से समुद्र का भाग शुरू होता है और जहां पे खत्म होता है, वो कितनी है। तो वो लंबाई हमारी यहां पर 7516.6 किलोमीटर भारत की पड़ती है। इसके बाद आगे चलें, तो अगला पॉइंट है यहां पर भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। अभी हम लोगों ने किसकी पढ़ी है, तटीय सीमा की पढ़ी है। तटीय यानी कि समुद्र वाला जो एरिया है उसकी लंबाई। अब यहां पर ये पूछ रहे हैं आपके कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो जहां जहां पूरा आपका जो तो स्थल है, वहां पे पानी वाला कोई एरिया नहीं है, वो आपका स्थलीय सीमा। यहाँ पर लंबाई की बात करें तो 15,200 किलोमीटर के आसपास जो है, तो यहाँ पर आपके कितना है, यहाँ पर इसकी लंबाई है। जैसे अगर हम यहाँ पर फिर से एक छोटा सा मैप बनाते हैं, तो मान लीजिए भारत का अगर हम मैप देखें यहाँ पर, तो जो ये वाली एरिया है आपके गुजरात से लेकर के और यहाँ पर यहाँ तक की, ये होती है आपकी स्थलीय लंबाई। तो स्थलीय लंबाई कितनी है यहाँ पर, 15,200 किलोमीटर। फिर आपके यहाँ पर जो जल से लेकर के पूरा जो जलीय एरिया है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे 7516.6 है आपके। तो ये आपकी कुल जो है आपके तटीय लंबाई है, और ये आपके यहां से यहां तक पूरी क्या है, स्थलीय लंबाई है। तो आपको तटीय और स्थलीय लंबाई दोनों ध्यान रखना है। और आपसे पूछे कि भारत की तटीय और स्थलीय दोनों मिलाकर के कितनी लंबाई है, तो आप इसको बता सकते हैं। 15,200 को आप जो तो ऐड कर दीजिए 7,516 को, तो आपकी जो है तो टोटल लंबाई आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। फिर यहां पर अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान रखता है, यानी कि इसके पहले 6 इससे बड़े बड़े और देश हैं। जैसे आपका सबसे बड़ा कौन सा देश है, तो रूस है। रूस के पास सबसे ज्यादा जो तो एरिया है, जमीन है। फिर जैसे आपका कनाडा है, अमेरिका है और आपका चाइना है। ये सभी भारत से बड़े बड़ी जो तो कंट्री हैं। भारत दुनिया में 7वें नंबर पे आता है सबसे ज्यादा भूभाग रखने वाला या सबसे ज्यादा जो तो एरिया रखने वाला। लेकिन जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। हमारे यहाँ लगभग इस टाइम पे 150 करोड़ की आबादी है। और कहा जा रहा है कि जब इस बार आपके 2025 में जो जनगणना होने वाली है, उसमें जो भारत है वो दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन जाएगा, क्योंकि हम लोग चाइना को जो है तो यहाँ पर पछाड़ करके आगे निकलने वाले हैं। तो हमारे यहाँ मानव संसाधन के उसमें हम लोग मामले में दुनिया में पहले नंबर पे हो जाएंगे। और हमारे यहाँ जो पूरी आबादी है उसमें युवाओं की जो आबादी है वो यहाँ पर 60% के आसपास है। तो हमारे पास युवाओं की आबादी भी दुनिया में सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है। तो दुनिया में जो आपके 8 बिलियन टोटल जो पॉपुलेशन है, उसका हमारे यहाँ 17.5%
लोग जो है तो हमारे यहाँ निवास करते हैं, यानी कि 150 करोड़ के आसपास। 2011 की जनगणना आप देखेंगे तो 121 करोड़ है, लेकिन अभी ऐसा कहा जाता है 150 करोड़ के आसपास जो है तो आबादी हो चुकी है हमारी। तो हम लोग 17.5% 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल दुनिया की जो जनसंख्या उसमें अपना जो शेयर कितना है 17.5% जो है तो यहाँ पर है। जबकि क्षेत्रफल कितना है हमारा 2.4%, 2.4% हमारा टोटल एरिया है, लेकिन जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, 17.5% लोग हमारे यहाँ ही रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एरिया की तुलना में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है भारतवर्ष में गांव की संख्या। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है आपके लिए, बस लिखा है तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, 6,40,000 है। लेकिन अगला पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाला है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार की यहाँ पर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है तो भारत का विस्तार है। भारत जो है आपका, अगर हम यहाँ पर ग्लोब में देखें कि भारत की पोजीशन ग्लोब में कहां पर है, तो जो आपका भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है, और जो आपकी कर्क रेखा है उसके इक्वेटर से ऊपर और कर्क रेखा इसके जो तो भारत के लगभग बीच में पड़ती है। तो भारत की स्थिति जो है तो आपके यहां पर पड़ती है। इक्वेटर से ऊपर आपके जो है तो यानी भूमध्य रेखा से ऊपर और कर्क रेखा जो है तो लगभग भारत के बीच में पड़ती है। तो जो आपका सीधी लाइन होती है उसको हम लोग देशांतर बोलते हैं, जो आपके पड़ी हुई ऐसे लाइन खींची जाती है उसको हम लोग यहाँ पर अक्षांश बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है भारत का, तो यानी कि अक्षांशीय विस्तार का मतलब है आपके ये वाली लाइन जो इस तरीके से और आपके यहां से गुजर रही है, इसके बारे में। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहां पर हम भारत का क्या देख रहे थे, अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये मान लीजिए आपकी एक लाइन है ग्लोब पर और दूसरी लाइन यहां से। तो 0 डिग्री के बाद ये जो लाइन शुरू होगी आपकी, तो 8 डिग्री आपका 4 मिनट, फिर उसके बाद है आपका 37 डिग्री 6 मिनट। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है, अक्षांशीय विस्तार है। फिर उसके बाद यहां पर जो तो देशांतरी विस्तार की बात करें तो यहां पर भारत का देशांतरी विस्तार हो जाएगा आपके 0 डिग्री इधर से जब लाइन शुरू होती है तो यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो 97 डिग्री 25 मिनट जो है तो यहां पर आपके पूर्वी देशांतरी इसका विस्तार है। तो ये आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार हो गया भारत का, इसको आपको याद रखना है। फिर हम लोग इसमें जो हम लोग इसका सामान्य परिचय देख रहे थे उसमें हमें जो मानक समय रेखा है जिसके आधार पर भारत का जो है तो टाइम डिसाइड होता है, तो हमारे यहाँ की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना है आपके 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है तो इसको हम लोग मानते हैं, इससे हमारे यहाँ का टाइम जो है तो डिसाइड होता है। 82.5 डिग्री की जो आपकी पूर्वी देशांतर रेखा है भारत के किस शहर से होकर के गुजरती है, तो प्रयागराज के नैनी से होकर के, प्रयागराज यानी जिसको हम लोग पहले इलाहाबाद बोलते थे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में नैनी जो आपकी जगह है वहां पर उसके पास से ये आपकी रेखा जो है तो गुजरती है। वैसे ये 5 राज्यों से होकर के भारत की गुजरती है, जो कि हम लोग यहाँ पर आगे मैप में देखने वाले हैं। तो ये रही आपकी 82.5 डिग्री जो तो मानक समय रेखा। सबसे पहले ये आपके उत्तर प्रदेश में आती है, फिर यहां पर आप उत्तर प्रदेश से आगे देखेंगे तो फिर आपके ये छत्तीसगढ़ चली जाती है, फिर छत्तीसगढ़ से आगे देखेंगे तो आप उड़ीसा चली गई, फिर इसके बाद उड़ीसा से ये आगे जाकर के आंध्र प्रदेश में जाती है और आंध्र प्रदेश से फिर ये जो है तो नीचे चली जाती है। तो यानी कि यहां पर आपके उत्तर प्रदेश से गई, फिर आपके ये जो है तो छत्तीसगढ़ से गई, फिर यहां पर ओडिशा से गई, फिर ये आपके आंध्र प्रदेश से जो है तो ये आपके गुजरी। तो ये आपको याद रखना है कि ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। कुल 5 राज्य यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पर मध्य प्रदेश छूट गया है ना, तो ये मध्य प्रदेश भी है, सिंगरौली से गुजरती है। मध्य प्रदेश के कहां से गुजरती है, तो ये सिंगरौली से गुजरती है। आपको याद रखना है जो भारत की मानक समय रेखा है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है।
फिर उसके बाद आपके और शुरुआत कहाँ से होती है, पहला शहर कौन सा पड़ता है, तो प्रयागराज का नैनी। तो उत्तर प्रदेश से आपकी गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से आपके 82.5 डिग्री मानक समय रेखा, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो अगला पॉइंट है मानक समय रेखा को लेकर के। जो हमारी समय रेखा है, मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, वो जो ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका, जिसको हम लोग जीएमटी बोलते हैं, उससे कितना आगे है, तो कितना आगे है, 5.5 घंटे। जैसे कि आप यहां पर समझे कि मान लीजिए आपका ग्लोब है और ये इक्वेटर हो गया, और जो यहाँ पे 0 डिग्री पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में डिवाइड करने वाली लाइन है, ये आपका यहीं से ग्रीनविच मीन टाइम निकलता है। आपके लंदन वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ब्रिटेन में लंदन में एक जगह है ग्रीनविच, वहीं से ये लाइन निकलती है, इसलिए उसका नाम आपके ग्रीनविच मीन टाइम है। तो इससे जो भारत की जो मानक रेखा है वो कहां से है, मान लीजिए यहां से 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है और वहां पर आपका 82 82.5 डिग्री यहां पर आता है। तो यानी कि 0 से जो 1 से लेकर के 82.5 डिग्री को अगर यहां पर आप देखेंगे तो 1 जब डिग्री आगे बढ़ते हैं तो 1 डिग्री यानी कि 4 मिनट आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही जब हम 82 डिग्री आगे बढ़ते हैं तो हर 4 मिनट बढ़ते जाते हैं। तो जब हम लोग ये जो 0 डिग्री की मीन विच टाइम आपके जीएमटी है, उससे जब हम लोग आपके इधर साइड जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है, और जब हम इस साइड जाते हैं तो समय हमारा क्या होता है, पीछे जाता है। तो भारत चूंकि आपका पूर्वी यहाँ पर आपके देशांतर में पड़ता है, तो जब हम पूर्वी देशांतर की ओर जाते हैं तो समय आगे बढ़ता है। तो जब 82.5 डिग्री की यहाँ पर बात करेंगे और इसमें 4 मिनट आप ऐड करते जाएंगे हर डिग्री पे, तो आपका जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर जो आपका ग्रीनविच मीन टाइम के आसपास जो भी कंट्री होगी, अगर वहां पे 12 बज रहे हैं तो हमारे यहाँ 5.5 घंटे आगे जो है तो समय चलेगा वहां पर। तो इस तरीके से हमारा जो समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे के आसपास जो है तो यहाँ पर आगे पड़ता है। किससे, आपका ग्रीनविच मीन टाइम से, यानी कि जीएमटी से। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पर भारतीय मानक समय की म्यामोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत में जब ये रेखा प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश से शुरू होती है। कहां शुरू होती है, उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद ये मध्य प्रदेश में आती है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में, फिर आपके ओडिशा में, फिर आंध्र प्रदेश में जो है तो ये आपके यहां से गुजरते हुए बांग्लादेश चली जाती है। तो आपके 5 राज्य ऐसे हैं जहां से आपकी भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा के बारे में। यहां पर कर्क रेखा की बात करें तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री या फिर 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो वो है आपकी कर्क रेखा, उसको कहा जाता है। फिर से यहां पर अगर आप फिर से मैं एक ग्लोब का यहां पर अगर चित्र खींचूं तो ये आपका इक्वेटर हो गया। फिर इसके बाद यहां पर आप देखेंगे उसके उत्तर में आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि आपका जो कर्क रेखा है वो पड़ता है। तो कर्क रेखा जो है आपकी डिग्री की बात करें तो ये 23.5 डिग्री जो है तो इसका यहाँ पर 23.5 डिग्री के आसपास पर पड़ती कौन सी आपकी कर्क रेखा। तो इसे ये भारत के जो है तो लगभग बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि 23.5 डिग्री जो आपके उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आपके कर्क रेखा कहा जाता है, क्योंकि कर्क रेखा आपके कहां पर है, उत्तरी अक्षांश में है। ये वाला जो पूरा एरिया है इसको उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग दक्षिणी अक्षांश, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपका साउदर्न हेमिस्फीयर जो है तो यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड होता है। तो कर्क रेखा आपके यहाँ पर नॉर्दर्न जो आपका हेमिस्फीयर है उसमें पाई जाती है, तो इसलिए ये आपके उत्तरी अक्षांश इसको कहा जाता है। और इस तरीके से जब दक्षिणी अक्षांश में आप जाएंगे आपका यहाँ पर साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पर भी आपको 23.5 डिग्री की एक लाइन जो है तो देखने को मिलेगी, और इसको हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो यहाँ पर 23.5 डिग्री पर हमें जो लाइन देखने को मिलती है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जो है तो यहाँ पर
जानते हैं, यानी कि मकर रेखा। तो आपको याद रखना है कि उत्तर में आपकी कर्क रेखा पड़ती है, जो इक्वेटर है उसके उत्तर साइड अगर आप जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे तो आपको वहां पर कर्क रेखा मिलेगी। साउथ में आएंगे तो आपको 23.5 डिग्री पे मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां पर देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इन राज्यों का नाम आपको याद रखना है, कितने राज्यों से होकर के गुजरती, 8 राज्यों से। तो जैसे गुजरात से शुरू होती है, फिर राजस्थान जाती है, फिर मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन क्षेत्रों से जो होकर के आपकी ये रेखा गुजरती है कर्क रेखा। तो आपको इन राज्यों के नाम याद रखने हैं और ये संख्या याद रखनी है कि कुल कितने राज्य हैं। तो कुल आपके 8 राज्य यहां पर पड़ते हैं। शुरुआत आपकी गुजरात से होती है और अंत जो है आपके मिजोरम से होता है। तो दोनों आपको एंडिंग और आपका स्टार्टिंग और एंडिंग स्टेट भी याद रखने हैं और बाकी सभी के नाम आपको तो याद रखना ही रखना है। यहां पर आप मैप में देख सकते हैं, यहां से आपकी कर्क रेखा शुरू हो रही है। ये कौन सा राज्य है, गुजरात। फिर आपका कहां पहुंच गई, मध्य प्रदेश। फिर आप देखेंगे ये रहा आपका छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में पहुंच गई। फिर इसके बाद आप देखेंगे आगे आपका झारखंड आता है, झारखंड में। फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर यहां पर आपके त्रिपुरा और फिर यहां पर आपका मिजोरम। तो ये आपके राज्य हैं, आप इसको मैप में भी बना करके याद रख सकते हैं, आपको याद रखना आवश्यक है। कभी ऐसा प्रश्न पूछ ले कि किन राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर अगला पॉइंट है, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कौन से पड़ोसी देश से होकर के गुजरती है, तो जब कर्क रेखा त्रिपुरा में प्रवेश करती है, यानी पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा में प्रवेश करती है, तो ये बांग्लादेश से होकर के गुजरती है। तो भारत का जो पड़ोसी देश है आपका बांग्लादेश, वहां से ये आपके जो है तो कर्क रेखा गुजरती है। फिर से एक बार हम मैप की ओर चलें, आप यहां पर मैप में देखिए, यहां से जैसे ही पश्चिम बंगाल से आपका कर्क रेखा आगे गुजरती है, तो ये आपका कौन सा एरिया है, ये पूरा है आपका बांग्लादेश। तो यानी कि बांग्लादेश से गुजरी, फिर आपके त्रिपुरा गई, फिर मिजोरम गई, फिर उसके बाद जो है तो आगे चली जाती है ये लाइन। तो यानी कि ये जो सबसे हमारा जो पड़ोसी देश है वहां से गुजरती है बांग्लादेश। मानक समय रेखा और कर्क, जो हमारे यहाँ पे अभी हम लोगों ने 82.5 डिग्री मानक समय रेखा पढ़ा था, वो और कर्क रेखा कहां पर एक दूसरे से मिलती हैं। 23.5 डिग्री आपकी कर्क रेखा और 82.5 डिग्री मानक समय रेखा दोनों कहां पर मिलती हैं, तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में मिलती हैं। एक दूसरे से कहां पर मिलती हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे से ये रेखाएं आपस में मिलती हैं। तो आपको ये नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़। फिर है अगला पॉइंट, कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है। ये आवश्यक नहीं है ना, ये आपके यहाँ पर एमपीपीएससी में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि राजस्थान एक तो फैक्ट राजस्थान का है, दूसरे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद है यहां पर आपके कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारतीय नगर। अगला क्या है पॉइंट आपका, कर्क रेखा के पास में उपस्थित या स्थित आपके कौन कौन से नगर हैं। तो जैसे 23.5 डिग्री जो है तो हमारी कर्क रेखा है, तो कोलकाता जो है आपका कहां पड़ता है, 22.5 डिग्री पर, यानी कि 1 डिग्री उससे जस्ट पीछे आपका कोलकाता पड़ता है। तो सबसे पास में जो है तो आपका यहाँ पर कोलकाता देखने को है, मतलब पीछे उसके। फिर उसके आसपास अगर हम बात करें कोई राजधानी क्षेत्र, तो आइजोल है ना, जो आपकी राजधानी है मिजोरम की, तो यहां पर ये 23.5 डिग्री 36 मिनट पर जो है तो आपके पड़ती है। फिर अगरतला त्रिपुरा की जो राजधानी है वो आपके 23 डिग्री 50 मिनट पे पड़ती है। उज्जैन जो है आपका 23 डिग्री 9 मिनट पे पड़ता है। तो आपको मुख्य रूप से उज्जैन याद रखना है, क्योंकि ये मध्य प्रदेश से संबंधित आपका जिला है। तो ये कर्क रेखा के पास में ही पड़ता है 23 डिग्री 9 मिनट पर। फिर यहाँ पर और कुछ आपके जो है तो जिले दिए गए हैं जो कि कर्क रेखा के पास से गुजरते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है आपका गांधीनगर। गांधीनगर कहाँ है, आपके गुजरात में है, वहाँ की राजधानी भी है। तो ये 23 डिग्री 19 पे आपके मिनट पे उसके पास में है। जोधपुर है,
जबलपुर आपको याद रखना है क्योंकि मध्य प्रदेश का है, तो जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट में पड़ता है। भोपाल को आपको याद रखना है, भोपाल आपका 23 डिग्री 25 मिनट पे पड़ता है। फिर रांची जो है आपका वो 23 डिग्री 11 मिनट पे पड़ता है, और रायपुर। तो आपको जो मध्य प्रदेश वाले हैं उनको जरूर याद रखना है, बाकी अगर आप सबको भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद भारत के दूरस्थ बिंदुओं को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, मतलब जो भारत का पूरा आपका मैप है उसमें सबसे नॉर्थ कौन सा स्थान है, सबसे साउथ कौन सा है, सबसे ईस्ट कौन सा है, सबसे वेस्ट कौन सा है, ये यहाँ पर हमें दूरस्थ बिंदुओं को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे आपका जो है तो दक्षिणतम है ना, नॉर्दर्न आपका पॉइंट कौन सा है भारत का। तो सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है आपका वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। ये आपके जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर ग्रेट निकोबार में आपका जो है तो इंदिरा पॉइंट पड़ता है। ये आपका सबसे जो दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। फिर यहाँ पर है अगला पॉइंट, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। तो मुख्य भूमि की बात करें तो केप कैमोरिन जो कि कन्याकुमारी में, और कन्याकुमारी कहाँ है आपके? तमिलनाडु में। तो कन्याकुमारी का जो केप कैमोरिन है जहां पर आपके विवेकानंद मेमोरियल रॉक है, वो वाला एरिया जो है आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कि भूमि से जुड़ा हुआ है। जबकि जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आपके भूमि से नहीं जुड़ा हुआ है, मतलब वो जल, पहले तो आपका पूरा एरिया भारत का जो स्थल वाला होता है खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद जल की सीमा शुरू होती है, फिर उसके बाद आपका अंडमान निकोबार पड़ता है, यानी कि वो जलीय क्षेत्र में स्थित है। तो इसलिए दक्षिणतम पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट है, लेकिन स्थल भाग से जुड़ा हुआ, जो कि जल से नहीं बल्कि एकदम प्योरली स्थल से जुड़ा हुआ है, वो पूछे तो आपको केप कैमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु यहां पर आपको बताना है। फिर है यहां पर अगला पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का पूर्व में नाम क्या था। जो आपका दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, उसको पहले क्या कहते थे? तो इसको पिगमेलियन पॉइंट जो है तो यहां पर इसका नाम था। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का समय था तो उन्होंने इसको पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जो तो पुकारते थे। बाद में भारत की आजादी के बाद इसको इंदिरा पॉइंट के नाम से जो है तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में काफी समय बाद जो है तो आपके पिगमेलियन पॉइंट जो है तो इसको नाम रखा गया। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है। तो पहले तो हम लोगों ने देखा कि इंदिरा पॉइंट का नाम क्या था, पहले तो पिगमेलियन पॉइंट था, फिर इसके बाद ये स्थित कहां पर है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बड़ा निकोबार या फिर इसी को ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में आपका इंदिरा पॉइंट स्थित है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो मतलब जैसे आप अगर ये साउथ का मैप भारत का देखें, आपका साउथ वाले साइड का, तो ये आपका है कन्याकुमारी। ये आपका क्या है? कन्याकुमारी। और इधर है आपका बंगाल की खाड़ी, इधर है आपका अरब सागर, और ये रहा आपका हिंद महासागर। ये रहा आपका हिंद महासागर। तो यानी कि यहां पर ये आपके तीनों मिलते हैं। वो कहां मिलते हैं? कन्याकुमारी में। तो कन्याकुमारी जो पॉइंट है वहां पर आपका हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और आपका अरब सागर तीनों एक साथ जो है तो मिलते हैं। तो हमें याद रखना है कन्याकुमारी यहां पर इसका आंसर है। फिर अगला पॉइंट है, भारत का अगला पॉइंट है, भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है। यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु जो है तो भारत का अंतिम पॉइंट है आपका उत्तर में, तो वो है आपका इंदिरा कॉल। क्या है आपका? इंदिरा कॉल, जो कि कहां पर है? लद्दाख, जो आपका अभी का केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर आपका पड़ता है इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में स्थित है, जिसे पहले पिगमेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो सबसे उत्तरी भाग आपका है, या सबसे उत्तरी बिंदु जो है आपका वो इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल को आपको याद रखना है। फिर है अगला पॉइंट, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। भारत का सबसे पूर्व में कौन सा अंतिम बिंदु है भारत का? तो वो है अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, एक जगह है जो कि उसके बाद म्यांमार शुरू हो जाता है आपका, और चीन शुरू हो जाता है, चीन का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का किबिथु जो है वो सबसे आपका
ईस्टर्न पॉइंट है आपका, सबसे पूर्वी बिंदु है जिसको हम लोग किबिथु कहते हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि पूर्वी पॉइंट आपका क्या है, अरुणाचल प्रदेश किबिथु। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है। क्या भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु हम लोगों ने देख लिया अभी, किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पश्चिमी बिंदु की, तो सबसे पश्चिमी राज्य हमारा कौन सा है, गुजरात है। तो जो भी आपका पॉइंट होगा वहां पे गुजरात ही होगा। तो गुजरात में गौर माता या गुहार मोती करके एक जगह है जो कि सबसे भारत का आपका पश्चिमी क्षेत्र है, उसके बाद पाकिस्तान का एरिया शुरू हो जाता है। तो गौहर माता या गुहार मोती जो है आपका कहां पर पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है और भारत का सबसे ये जो है तो आपका पश्चिमी बिंदु है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी ये पॉइंट यहां पर जो है तो कवर किया। और यहां पर आपको वही चीज मैप में दी गई है जो हमने अभी ऊपर बताया। जैसे यहां पर आप देखें तो सबसे पश्चिमी जो है आपका गुहार मोती गुजरात में है, और यहां पर सबसे पूर्वी आप देखेंगे तो किबिथु अरुणाचल प्रदेश में है, और सबसे यहां पर आप अगर उत्तरी देखें तो उत्तरी आप देखेंगे तो सियाचिन लद्दाख में है आपका इंदिरा कौल। ऐसे ही अगर आप सबसे साउथ चले जाएं बिल्कुल, तो यहां पर आप जो भूमि से जुड़ा हुआ भाग है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, वो है आपका कन्याकुमारी, या यहीं पर आपका जो तो कैप कैमोरिन विवेकानंद रॉक जो है वो अभी आपने देखा होगा 2024 का जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, उसके बाद मोदी जी 2 दिन के लिए मेडिटेशन करने के लिए यहीं पर गए हुए थे, जो आपका विवेकानंद मेमोरियल रॉक है वहीं पर, जो कि कन्याकुमारी में, और भारत का सबसे वो जो था भूमि से जुड़ा हुआ दक्षिणतम पॉइंट है। और सबसे दक्षिण वाला भाग जो कि बिल्कुल आपका दक्षिण में है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में है। तो ये आपके दक्षिणतम जो है तो बिंदु हुआ, और पूरा हम लोगों ने यहां पर उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी पढ़ा। इसके बाद अब यहां पर आगे चलें तो भारत के पड़ोसी देशों का नंबर आएगा यहां पर कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो यहां पर सबसे पहले पॉइंट एक देख लेते हैं कि भारत का जो यहां पर आपकी स्थलीय सीमा है वो कितने देशों से लगती है। तो वो कितने देशों से लगती है, 7 देशों से भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसको हम लोग एक बार मैप में देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखिए आप लोग यहां पर मैप में हम लोग देखते हैं तो जो आपका पूर्वी वाला भाग है कश्मीर का, वहां पर आपका जो लगता है आपका जो देश है वो अफगानिस्तान लगता है। फिर वहीं आपका आप आगे देखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर, आपका पंजाब, आपका राजस्थान, गुजरात, ये वाला जो पार्ट जो जगह है, ये हमारे जो राज्य हैं, वहां पर आपका पाकिस्तान लगता है। पाकिस्तान हमसे कितना सीमा साझा करता है, तो 3323 किलोमीटर, कितना करता है, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है हमारे साथ पाकिस्तान। और अफगानिस्तान बहुत कम हमारे साथ सीमा साझा करता है। सबसे कम सीमा साझा करने वाला जो हमारा देश है वो अफगानिस्तान ही है, और सबसे ज्यादा जो हमारे साथ सीमा साझा करता है उसका नाम बांग्लादेश है। तो पाकिस्तान कितना करता है, 3323 किलोमीटर। फिर यहां पर आप देखेंगे ये पूरा एरिया यहां से लेकर के ये पूरा जो कवर करता है वो आपका चीन करता है। कौन करता है, चाइना करता है। तो अफगानिस्तान की सीमा हमारे साथ 106 किलोमीटर जो अभी मैं चर्चा कर रहा था। भारत की सबसे छोटी जो है तो भारत की सर्वाधिक छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा है हमारे किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ। फिर यहां पर चीन के साथ अगर हम देखें तो चीन के साथ हमारी कितनी सीमा लगती है, तो चीन के साथ 3488 किलोमीटर की जो है तो यहां पर हमारी सीमा लगती है। यानी कि हम लोग पाकिस्तान से थोड़ी ज्यादा जो है तो चीन के साथ हमारी सीमा यहां पर साझा होती है। फिर इसके बाद बात करते हैं नेपाल की, कि नेपाल हमारे साथ कहां से कहां तक जो है तो आपकी सीमा साझा करता है। तो यहां पर आप देखेंगे नेपाल की, तो ये रहा है आपका नेपाल, है ना, यानी कि सिक्किम से शुरू होता है और ये कहां तक जाता है आपके, तो ये आपका जो नेपाल है वो सिक्किम से शुरू होकर के ये आगे उत्तराखंड वाले एरिया तक जो है तो ये आपका सीमा साझा करता है। यानी कि बिहार इसके अंतर्गत छूता है, सिक्किम टच करता है, पश्चिम बंगाल करता है, उत्तर प्रदेश करता है, उत्तराखंड करता है, और हिमाचल प्रदेश आपका जो तो टच करता है
किसको? नेपाल को। नेपाल हमारे साथ कितनी सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर की सीमा ये हमारे साथ साझा करता है। फिर उसके बाद यहां पर भूटान की देखें तो ये रहा आपका भूटान। यहां पर भूटान की बात करें तो भूटान हमारे साथ 699 किलोमीटर की जो तो सीमा साझा करता है। यहां पर आप देखें कौन कौन सी स्टेट को ये टच करता है, तो सिक्किम को छूता है ये, और यहां पर आपका पश्चिम बंगाल को टच करता है, असम को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश को जो तो ये आपका छूता है। तो यानी कि सिक्किम 1, फिर आपका यहां पर पश्चिम बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश 4, ये 4 राज्यों को जो है तो आपका भूटान छूता है। फिर इधर आप देखेंगे तो आपका आ जाता है म्यांमार। इधर है आपका म्यांमार जो कि हमारे साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है। तो इस तरीके से कुल कितने देश हमने देखे? 7 देश देखे। अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, आपका चीन 3 और नेपाल 4, आपका भूटान यहाँ पर 5, फिर आपका म्यांमार यहाँ पर आपका 6 और ये रहा आपका बांग्लादेश जो कि सबसे ज्यादा हमारे साथ सीमा साझा करता है 7। तो आपको याद रखना है 7 देश हमारे साथ जो है तो सीमा साझा करते हैं और बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। बांग्लादेश हमारे साथ कितनी सीमा साझा करता है? 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और भारत की सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ ही हमारी है। यहां पर म्यांमार की बात कर रहे थे तो म्यांमार हमारे साथ 1643 यानी 1643 किलोमीटर की जो है तो सीमा साझा करता है। तो आपको 3 पॉइंट यहां पर याद रखना है। एक पॉइंट तो ये कि कितने देश साझा करते हैं, तो 7 देश आप भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है, तो वो है आपका बांग्लादेश और बांग्लादेश कितना करता है? 4096.7 किलोमीटर। फिर आपको जो अगला पॉइंट इसमें तीसरा पॉइंट याद रखना है, सबसे कम कौन सा देश सीमा साझा करता है, तो सबसे कम जो देश सीमा साझा करता है उसका नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हमारे साथ सिर्फ 106 किलोमीटर की जो है तो यहाँ पर बाउंड्री शेयर करता है या सीमा साझा करता है। तो आपको इतना पॉइंट यहाँ पर जो है तो सीमा साझा करने वाले देशों के बारे में याद रखना है। अब हम लोग जो है तो यहाँ पर इसका फैक्चुअल डाटा देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने पहले अभी देख लिया था कि 7 देश सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो देश की सीमा प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की है। यानी कि प्राकृतिक यानी जैसे हिमालय ने हमारी सीमा जो है तो उत्तर साइड की डिसाइड की है, तो वो आपकी कैसी बाउंड्री है? नेचुरल बाउंड्रीज है। लेकिन पाकिस्तान के साथ हम लोगों ने जो है तो रेड क्लिफ लाइन खींची है और जो तो चाइना के साथ हम लोगों ने मैकमोहन जो तो रेखा खींची है। म्यांमार के साथ है हमारी डूरंड रेखा, हमारी अफगानिस्तान के साथ है। तो हिमालय जो है तो वो नेचुरल बाउंड्रीज है, लेकिन बाकी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, इन सब के साथ हम लोगों ने सीमाएं बनाई हैं तो वो मानव निर्मित सीमाएं हैं। तो आपको दोनों याद रखना है। आपका जो मनुष्यों के द्वारा खींची जाए, मतलब हम मनुष्य जो इसको बनाए वो है आपका मानवों द्वारा निर्मित, और जो आपका नेचुरल बाउंड्रीज यानी कि प्रकृति पहले से ही आपको डिसाइड करते कि भैया यहां से यहां तक तुम जो है तो तुम्हारा क्षेत्र है। तो अब जैसे हिमालय, तो आपकी दोनों तरह की सीमाएं होती हैं। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अभी हम लोगों ने मैप में देखा था अफगानिस्तान से लगती है। फिर उसके बाद पश्चिम में हमारे कौन सा जो देश है, तो पाकिस्तान है। मैप अभी हमने आपको देखा, आप लोग विजुलाइज कीजिए मैप को। तो पश्चिम में हमें याद आता है कि पाकिस्तान है। फिर उसके बाद उत्तर में आप देखेंगे तो आपका ड्रैगन यानी कि चीन है। आपका पूरा उत्तर वाला कवर, पूरा भाग हमारा यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा पार्ट जो है तो चीन हमारा कवर करता है, यानी कि वहां से वहां तक उसकी सीमा लगती है। उत्तर में इसके अलावा नेपाल भी है, थोड़ी सी हमारे साथ सीमा साझा करता है। और फिर उसके बाद उत्तर पूर्व में आपका जो है तो भूटान हमारे साथ सीमा साझा करता है।
फिर उसके बाद पूरब में सब जो आपका पूर्वी क्षेत्र में कौन सीमा साझा करता है, तो मुख्य रूप से पूर्वी क्षेत्र में तो म्यांमार करता है, लेकिन उत्तर पूर्व क्षेत्र में आपका बांग्लादेश भी करता है। तो उत्तर पूर्वी बांग्लादेश करता है और प्योरली आपका जो तो माने पूरे तरीके से पूर्व में जो है तो सीमा साझा करने वाला जो देश है आपका म्यांमार है। सेवन सिस्टर्स जो आपके स्टेट है हमारे यहाँ के, उसमें से जो आपके बाउंड्रीज मतलब 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि म्यांमार के पास जो है तो आपके टच करते हैं उसको, तो ये आपको यहां पर याद रखना है। फिर यहां पर अगला पॉइंट देखिए तो दक्षिण में 2 पड़ोसी देश द्वीपीय राष्ट्र हैं, द्वीप यानी आइलैंड वाले हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे मालदीव है। अभी मालदीव के साथ भारत का जो है तो राजनयिक रिश्ता थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मालदीव जो है तो चाइना की तरफ झुकाव उसका हो गया था, लेकिन अब फिर से वो जो है तो ठीक हो गया है ना। तो 2 ऐसे देश हैं, एक है आपका श्रीलंका और एक है आपका मालदीव। ये दोनों आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि भारत की पड़ोसी देश हैं, यानी हमारा जो 200 नॉटिकल मील का इकोनॉमिक रीजन होता है, पूरा संलग्न क्षेत्र होता है, उसके पास में श्रीलंका और मालदीव हमारे जो है तो पड़ते हैं। तो ये हमारे जलीय पड़ोसी देश हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार व भारत को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है आपका, उसमें कौन कौन से देश आते हैं, तो पाकिस्तान आता है, ये तो हमारा ही भाग था। नेपाल आता है, पहले नेपाल भी हमारे यहाँ जो है तो अखंड भारत जिसको बोलते हैं, तो अखंड भारत में ये सभी एरिया जो है तो हमारे पास ही थे। भूटान भी, फिर उसके बाद बांग्लादेश तो हमारा ही था, है ना। बाद में पाकिस्तान के साथ जो है तो पाकिस्तान को दिया गया था विभाजन के बाद, अब वो स्वतंत्र देश के रूप में है। म्यांमार भी पहले हमसे जुड़ा हुआ था। अंग्रेजों ने जो है तो यहाँ पर 3 युद्ध हुए थे आपके म्यांमार के साथ, उनके बर्मा जिसको बोलते हैं। बाद में इनको उन्होंने भारत के आज़ादी से पहले डिवाइड कर दिया था, वह भारत। तो ये आपके सब किसके अंतर्गत आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो है तो इनको माना जाता है। फिर इसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे यहाँ जो कंट्रीज हैं उनको डिवाइड करने के लिए कौन कौन सी जो है तो रेखाएं हैं और उनके साथ हमारी सीमा कितनी साझा होती है। तो हालांकि मैंने अभी आपको मैप में बता दिया था, पर एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है, तो 4096.7 किलोमीटर। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है, तो वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, मैंने आपको बताया था 106 किलोमीटर। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका है वह कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, एक बार यहाँ पर आप मैप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वो तीनों तरफ से जो है तो आपका घिरा हुआ है। तो आप ये देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा कि ये जो आपका ये आपका त्रिपुरा है ना, ये आपका मिजोरम है। तो यहां से भी बांग्लादेश से घिरा हुआ है, फिर यहां से भी बांग्लादेश से घिरा है और यहां से भी, यानी कि वो तीनों तरफ से किसके साथ बांग्लादेश से घिरा हुआ, एक तरफ वो जो है तो आपके मिजोरम से लगा हुआ है। तो तीनों तरफ से ये किससे घिरा हुआ है, आपके बांग्लादेश से। कौन घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा राज्य आपका जो है तो यहां पर घिरा हुआ है। फिर यहां पर हमने त्रिपुरा की बात की। फिर अगला यहां पर पॉइंट देखें तो अगला पॉइंट है किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, उसको छूती है। तो यहां पर आपका अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जो सबसे ज्यादा आपके म्यांमार को टच करता है। सबसे ज्यादा म्यांमार को कौन सा आपका जो स्टेट यहां पर टच करता है या बाउंड्री साझा करता है, सीमा साझा करता है, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि यहां पर सबसे ज्यादा सीमा साझा आपका करता है। भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका भूटान। क्या है आपका, भूटान को जो है तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। फिर अगला पॉइंट है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का एक उदाहरण है, तो अध्यारोपित सीमा रेखा है। ये कैसी है आपकी, तो अध्यारोपित सीमा रेखा का यहाँ पर आपका उदाहरण है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनको देखा। और अब यहाँ पर अगर आगे चलें तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए कि किस के साथ हमारी कितनी लंबाई है और कौन कौन से जो है तो आपके यहाँ पर राज्य छूते हैं किन किन जो है तो देशों को। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश हमारे साथ 4096.7 किलोमीटर की जो तो यहाँ पर सीमा साझा करता है। इतनी बार मैंने बोला है कि अब तक में तो आपको याद हो गया होगा, सीमा साझा करता है। और यहाँ पर कितने जो है तो इसको राज्य छूते हैं या इससे सीमा साझा करते हैं, तो ये आपके 5 भारत के ऐसे राज्य हैं जो आपके इसके साथ बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। उसमें आपका पश्चिम बंगाल आता है, मेघालय आता है, मिजोरम आता है, त्रिपुरा आता है और असम आता है। तो इन 5 राज्यों को आप लोग इनको गांठ बांध के याद कर लीजिए। कौन कौन से राज्य हैं आपके? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ये किसको छूते हैं? बांग्लादेश को छूते हैं या बांग्लादेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। फिर उसके बाद आप दूसरा जो दूसरा जो आपका देश है हमारे साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला, वो है आपका चाइना। तो यहाँ पर चाइना की बात करें तो ये हमारे साथ 3488 किलोमीटर 3488 किलोमीटर की सीमा हमारे साथ साझा करता है। ये 5 राज्य इससे भी छूते हैं। कितने राज्य? 5 राज्य इससे भी टच करते हैं। यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आपका एक यहाँ पर आपका जो है तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर आपका स्टेट हुआ करता था, राज्य था, लेकिन अभी वो क्या हो गया है, अब तो वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राज्यों की, तो राज्य आपके हिमाचल प्रदेश 1, उत्तराखंड 2, सिक्किम 3, अरुणाचल प्रदेश 4। तो राज्य की बात करें तो 4 छूते हैं। भारत के कौन कौन से जो है तो क्षेत्र है यहाँ पर, तो क्षेत्र अगर पूछे तो 5 है, लेकिन राज्य पूछे तो 4 है, क्योंकि लद्दाख आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश चीन से सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है लद्दाख जो है तो वो चीन के साथ सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद तीसरे नंबर का जो हमारा देश है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, वो है आपका यहां पर पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान यहां पर हमारे साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और कितने राज्य इसको छूते हैं? तो फिर से यहां पर जो है तो क्षेत्र 5 है, लेकिन राज्य यहां पर जो है तो हमारे 3 ही हैं जो छूते हैं। एक है आपका गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब। बाकी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कि पाकिस्तान 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, लद्दाख आपके ये 2 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश। फिर यहां पर जो चौथा देश है जिसके साथ हम सबसे ज्यादा सीमा साझा करते हैं, वो है नेपाल। और कितना करते हैं? तो 1751 किलोमीटर की सीमा हम साझा करते हैं। इसके साथ हमारे 5 राज्य जो है तो सीमा साझा करते हैं। 5 राज्यों में कौन कौन से? तो आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। ये ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आपको यह भी याद रखना है कि किस देश के साथ कितने राज्य जो है तो सीमा साझा करते हैं। जैसे कि चाइना के साथ 5 थे, लेकिन 5 नहीं, उसमें क्षेत्र 5 है, राज्य आपके 4 ही हैं। लद्दाख में वो सीमा साझा करता है, लेकिन लद्दाख आपका क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो राज्य तो 4 ही है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसा भी आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। 5 टोटल हैं, लेकिन जिसमें से एक आपका केंद्र शासित प्रदेश है। फिर इसके बाद आपका 5वां देश जो हमारे साथ सीमा साझा करता है, म्यांमार है। ये 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यहाँ पर राज्य देखें कौन कौन से इसके साथ सीमा साझा करते हैं भारत के, तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो कि किसके साथ सीमा साझा करते हैं? म्यांमार के साथ। फिर यहां पर आपका भूटान है। भूटान हमारे साथ 699 यानी 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इसके साथ कितने राज्य जो है तो सीमा साझा करते हैं भारत के? तो वो 4 हैं,
सबसे यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ पश्चिम बंगाल, फिर आपका सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर आपका असम। तो इतने राज्य हैं जो आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। फिर जिसके साथ हमारी सबसे कम सीमा लगती है वो है आपका यहाँ पर अफगानिस्तान। वो कौन सा यहाँ पर क्षेत्र है आपका, तो वो क्षेत्र है आपका यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की बात करें तो हमारे साथ ही 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितने की करता है, 106 किलोमीटर की। और इसके साथ सिर्फ हमारा एक क्षेत्र जो है तो सीमा साझा करता है, वो है आपका लद्दाख, केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, वही बस हमारे इसके साथ सीमा साझा करता है। बाकी और कोई यहाँ पर सीमा साझा नहीं करते, क्योंकि इसकी 106 किलोमीटर के तो लंबाई है, तो उसमें लद्दाख बस है। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा कि किस देश के साथ हमारे कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, कौन सा देश सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, कौन सबसे कम करता है ना, ये आपको याद हो गया होगा। किस राज्य के साथ किस देश के साथ सबसे ज्यादा राज्य सीमा साझा करते हैं, किस देश के साथ सबसे कम जो है तो आपके क्षेत्र या राज्य सीमा साझा करते हैं। तो जैसे आपका म्यांमार के साथ 4 राज्य हैं, अफगानिस्तान के साथ सिर्फ एक ही क्षेत्र है, तो सबसे कम अफगानिस्तान है ना। अफगानिस्तान के साथ सिर्फ लद्दाख यहाँ पर सीमा साझा करता है। और कुल स्थलीय लंबाई 15,106.7 किलोमीटर। यहाँ पर जो कुल सीमा साझा है, कुल जो सीमा साझा करते हैं हम लोग कितना करते हैं, 15,106.7 किलोमीटर सीमा हम कुल साझा करते हैं 7 देशों के साथ मिलाकर के। फिर यहां पर आपका है भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित आपके प्रश्न। तो भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 28 है। जम्मू कश्मीर जब पहले था तो 29 थे, लेकिन अभी कितने हैं, 28 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान आता है आपका, फिर आपका यहां पर दूसरा मध्य प्रदेश आता है, पहले कौन सा आता है आपका, राजस्थान आता है, कितना 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। फिर आपका मध्य प्रदेश आता है दूसरे नंबर पे, है ना, 30,82,52 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र आता है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका जो है तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर के साथ जो चौथे नंबर पर है। और फिर उसके बाद अगला यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके 4 बड़े राज्य जो है यहाँ पर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश जो है यहाँ पर किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे। तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में दूसरे नंबर पर आता है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें भारत के 4 बड़े राज्यों की, तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन से राज्य आपके बड़े होंगे, तो सबसे पहला तो उत्तर प्रदेश ही है ना। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 19.98 करोड़ आबादी थी, लेकिन अब तो यहाँ पर 25-30 करोड़ के आसपास हो गई होगी। तो उत्तर प्रदेश है। फिर आपका महाराष्ट्र है जिसमें आपके 11.23 करोड़ आपकी आबादी है। बिहार की बात करें तीसरे नंबर पे है, 10.40 करोड़ आबादी है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये आपका 9.12 करोड़ के यहाँ पर जो तो आपकी इसकी आबादी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो है तो 4 बड़े राज्य हैं। मध्य प्रदेश आपका किस नंबर पे आता है यहाँ पर आपकी जनगणना के अनुसार, या 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश जो तो अभी यहाँ पर जनसंख्या के अनुसार आपका कितने पे आता है, तो हमारे यहाँ की 7,26,26,809 जनसंख्या है। तो हम लोग 6ठे नंबर पर जो होते हैं यहाँ पर आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है। आप सिक्किम और गोवा में कंफ्यूज नहीं होइएगा, गोवा सबसे छोटा राज्य है ना। कई बार हमें लगता है सिक्किम होगा, पर सिक्किम नहीं है, गोवा सबसे छोटा राज्य है हमारा। फिर यहां पर भारत के तटीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश एवं तट रेखा की लंबाई हम लोग यहां पर देखें तो एक तरफ तटीय राज्य दिए गए हैं, दूसरे तरफ आपकी तट रेखा की लंबाई दी गई है। कई बार मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा तट रेखा किस राज्य की है, सबसे कम तट रेखा किस राज्य की है, ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
तो हमें ये बेसिक इंट्रोडक्शन इसका जो है तो बेसिक रूप से याद रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछे कि क्षेत्र कौन सा सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है तो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लेकिन अगर आपसे वो राज्य पूछता है तब तो आपको ध्यान देना है गुजरात है। तो अगर वो क्षेत्र पूछे और उसमें अंडमान निकोबार भी हो तो आपको अंडमान निकोबार लगाना है। ये कितना करता है, 1962 किलोमीटर की जो है तो तट रेखा की सीमा साझा करता है। फिर यहाँ पर है आपका दूसरे नंबर पे गुजरात। तो राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा साझा कौन करता है समुद्र के साथ, समुद्री आपके तट रेखा के साथ, तो वो गुजरात 1214.7 जो है तो यहाँ पर किलोमीटर की सीमा साझा करता है आपका गुजरात। फिर दूसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है, तो आंध्र प्रदेश है। ये कितना सीमा साझा करता है, तो 973.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है आंध्र प्रदेश। फिर है आपका तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु की बात करें तो ये कितना सीमा साझा करता है, 906.9 किलोमीटर के आसपास जो हमारे साथ ये सीमा साझा करता है। फिर है आपके महाराष्ट्र। फिर क्या है आपका महाराष्ट्र, 652.652.6 जो तो ये आपके किलोमीटर की सीमा साझा करता है समुद्र के साथ महाराष्ट्र। फिर आपका केरल है 569। फिर आपका यहाँ पर उड़ीसा है, ओडिशा 476, कर्नाटक 280, पश्चिम बंगाल 157, लक्षद्वीप 132, गोवा 118, दादर एवं नगर हवेली 42.5, पुडुचेरी 30.6। तो यहाँ पर अगर हम राज्यों की बात करें तो सबसे कम सीमा साझा करता है आपका गोवा। सबसे ज्यादा कौन करता है, तो गुजरात करता है। सबसे कम कौन करता है, तो गोवा करता है। हालांकि गोवा का पूरा क्षेत्र जो है तो समुद्र के किनारे ही, पर वो बहुत छोटा है, इसलिए वो 118 किलोमीटर की सीमा साझा कर पाता है। लेकिन वहीं हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी जो है आपका, वो सबसे कम सीमा साझा करता है 30.6 किलोमीटर। तो आपका जो पुडुचेरी है वो 30.6 किलोमीटर करता है, यानी सबसे कम सीमा साझा करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि अंडमान निकोबार सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला जो है तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। फिर यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट दिए गए हैं। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो गुजरात एवं राजस्थान दोनों की सीमा स्पर्श करता है। तो जब हम मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं उसमें हम जो तो पश्चिम के साइड पर देखते हैं तो झाबुआ जिला ऐसा हमें दिखाई देता है जो कि गुजरात और राजस्थान दोनों को जो है तो यहाँ पर टच करता है। जहां से राजस्थान की सीमा खत्म होती है वहीं से गुजरात की सीमा शुरू होती है, और झाबुआ जिले से ही आपके राजस्थान की सीमा खत्म होती है, और झाबुआ जिले से ही आपके गुजरात की सीमा शुरू होती है। गुजरात मध्य प्रदेश के 2 जिलों को छूता है, एक तो आपका झाबुआ और दूसरा आपका अलीराजपुर। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान और गुजरात दोनों जो है आपके यहाँ पर झाबुआ जिला ऐसा दोनों राज्यों को छूता है, वो या सीमा साझा करता है। फिर है आपका मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ दोनों से अपनी सीमा साझा करता हो। किससे, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से अपनी सीमा साझा करता हो। ये तो जब आप मध्य प्रदेश का हम लोग राज्य उसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं और उसका सामान्य परिचय देखते हैं तो वो भी हम यहाँ पर जो तो पढ़ते हैं। तो कौन सा आपका है, सिंगरौली। सिंगरौली जिला ऐसा है जो कि आपके उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ सीमा साझा करता है। यहां पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा अगर हम यहां पर मैप बना करके इसको देखें हाँ, तो अगर हम यहां पर मैप बना करके देखें मध्य प्रदेश का, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे झाबुआ की। तो जो झाबुआ जिला है आपका वो किससे साझा करता है सीमा अपनी, तो झाबुआ आपका 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। यहां से आप जानते हैं जैसे आपका राजस्थान शुरू होता है और यहीं पे राजस्थान खत्म होता है, और यहां से जब राजस्थान खत्म होता है तो आपका गुजरात शुरू हो जाता है, मतलब जहां से खत्म होता है उसके आगे से गुजरात शुरू हो जाता है। इसलिए झाबुआ के साथ जो है तो आपके
दो यहाँ पर जो है तो राज्य सीमा साझा करते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर जो अगला पॉइंट है सिंगरौली वाला, तो सिंगरौली जिले की बात करें तो सिंगरौली आपका कहां पर आता है, यहां पर। अब जैसे ही यहां से आपके उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू होती है, यहां तक आती है सिंगरौली जिले तक। फिर जहां सिंगरौली जिले से आगे सीमा आपकी जाती है और ये आती है यहां आगे तक, तो छत्तीसगढ़ की सीमा शुरू हो जाती है यहां से। तो सिंगरौली जो है आपका किसको किसको छूता है, किसको किसको टच करता है, तो एक तरफ से तो आपके उत्तर प्रदेश को, दूसरे तरफ से आपके छत्तीसगढ़ को। तो यहां पर जो प्रश्न है आपके उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कौन से जो तो जिला दोनों को टच करता है, तो वो है आपका सिंगरौली। तो यहां पर आपको याद हो गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग यहां पर फिर आगे देखें तो प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को छूता है। तो जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे तो ये यहां पर आपका एक जिला है बालाघाट। अब जो बालाघाट है ये जैसे ही यहां पर आपका छत्तीसगढ़ खत्म होता है बालाघाट पे, यहां से शुरू हो जाता है आपका महाराष्ट्र। तो बालाघाट किसको किसको टच करता है, वो महाराष्ट्र को और छत्तीसगढ़ को, दोनों को ये जो है तो आपका टच करता है। ऐसे ही यहां पर आपका जो मुरैना है, मुरैना भी आपका उत्तर प्रदेश और जो है तो उत्तर प्रदेश और किसको छूता है, तो उत्तर प्रदेश और यहां पर राजस्थान दोनों को टच करने वाले जो तो जिले। तो इस तरीके से झाबुआ आपको याद रखना है, झाबुआ किसको छूता है, किन दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो आपका राजस्थान और गुजरात के साथ। मुरैना आपके साथ किससे साझा करता है, तो आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश। सिंगरौली किसके साथ सीमा साझा करता है, तो सिंगरौली आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ। बालाघाट किसके साथ करता है, तो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के साथ ये जो है तो आपकी सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग अपने आगे पॉइंट को देखें। तो राज्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है यहां पर आपके, जैसे कि धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है। क्या धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है, वो नाम दिया जाता है, तो छत्तीसगढ़ को। किसको, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में धान का जो है चावल का काफी मात्रा में जो है तो उत्पादन होता था, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। फिर यहाँ पर है किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्व ज्योतिष का स्थान या प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है। तो असम या असम जो है आपको उसको प्राग ज्योतिषपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके पेपर के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है पर पॉइंट है तो आपको मैं बता दे रहा हूं। किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं, तो वो है आपका केरल, है ना। अभी जो नया हमारे यहाँ का आर्थिक सर्वेक्षण आया था उसमें मध्य प्रदेश मसालों के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर है अभी वर्तमान में। किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है, तो जो आपके ईस्ट में जो आपके पूर्व में जो 7 राज्य हैं, जैसे कि आपका कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, फिर उसके बाद असम है, फिर मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड और त्रिपुरा। इन सभी को 7 सिस्टर्स के नाम से जो है तो जाना जाता है। किसके नाम से, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। फिर यहां पर आपका अगला पॉइंट है चारों धाम बद्री धाम, केदारनाथ, यमुनोत्री एवं गंगोत्री किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये आपका बहुत सरल सा प्रश्न है, उत्तराखंड में है ये आपके। फिर अगला पॉइंट है उगते हुए सूरज की भूमि के नाम से किस भारतीय राज्य को जाना जाता है, तो हमारे यहाँ सबसे पूर्व में जो राज्य पड़ता है वो अरुणाचल प्रदेश है और जो सूरज है वो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही निकलता है, इसलिए इसे उगते हुए जो है तो भूमि का, उगते हुए सूरज की भूमि जो है तो आपके कहा जाता है। और देश की बात करें तो जापान है, सबसे पहले जापान में जो है तो सूरज दिखाई देता है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में। यहां पर अगला पॉइंट है किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या है आपका पूरब का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो पूरब का स्विट्जरलैंड आपके नागालैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, नागालैंड को जो है तो यहाँ पर पूरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है, तो पंजाब।
पांच आपके नदियों का आब यानी बेसिन, तो 5 नदियों की बेसिन जहां मिलती जुलती हैं आपस में आसपास होती हैं, वो है आपका पंजाब। 5 नदियों का आब यानी कि पंजाब, जहां पर आपका कई सारी जो है तो नदियां, यहाँ पर 5 नदियां एक साथ मिलती हैं, इसलिए इसे पंजाब कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट है, किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो कर्नाटक को जाना जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। वहां पर आपका जो है तो आईटी सेक्टर का हब माना जाता है, और एक जो आपका आईटी सेक्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो आपकी चिप होती है, और चिप हमेशा सिलिकॉन की बनाई जाती है, इसलिए इसे सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि सिलिकॉन वैली की बात कर रहे थे, तो सिलिकॉन वैली के नाम से या सिटी के नाम से हम बेंगलुरु को जानते हैं। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी या सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर भी कहा जाता था? तो स्टेट ऑफ मैसूर कर्नाटक को कहा जाता था। भारत के आज़ादी के पहले और आज़ादी के कुछ समय बाद तक, 1956 का जो पुनर्गठन आपका राज्य पुनर्गठन आया, उसके पहले तक जो है इसे स्टेट ऑफ मैसूर या मैसूर कहा जाता था। बाद में इसका नाम जो है तो जब डिवाइडेशन हुआ, अलग अलग राज्य बने, तो इसका नाम यहां पर कर्नाटक हुआ। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो एर्नाकुलम है, कोई जरूरी यहां पर याद करने लायक नहीं है। फिर अगला यहाँ पे, भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका जो तो आंध्र प्रदेश में जो गोलकुंडा खान है, जहां से आपका हीरा सबसे प्रमुख जो अब हमारे यहाँ का हीरा या डायमंड मिला था, तो कोहिनूर हीरा, इसलिए इसे जो है तो भारत का कोहिनूर कहा जाता है, यहीं से प्राप्त हुआ था। अगला है, पाट अंचल किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो वो झारखंड में है। पाट एक भूमि का प्रकार होता है, तो पाट अंचल आपके झारखंड में है। फिर है आपका, असोम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? असोम यानी कि असम कितने भारतीय राज्यों से? तो 7 राज्य उसके आसपास हैं। असम के पास 7 राज्य जो है उसके आसपास वो घिरा हुआ है। उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? क्या उत्तर और दक्षिण गलियारा किन 2 भारतीय नगरों को जोड़ता है? तो श्रीनगर को और कन्याकुमारी को जो आपका उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हमारी नेशनल हाईवेज भी है, उत्तर दक्षिण गलियारा उसी को बोलते हैं, वही इनको जोड़ती है। फिर पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो पोरबंदर गुजरात और सिलचर असम, इनको जो है तो आपका पूर्व से पश्चिम जो गलियारा है वो जोड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में गोल्डन आपका जो ट्रायंगल करके एक प्रोग्राम, एक उन्होंने योजना लेकर के आए थे वो, और उसके अंतर्गत उन्होंने चारों तरफ से जो है तो एक ट्रायंगल जैसा पूरा निर्माण किया था, यानी सड़कें बनाई थी उन्होंने पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण किस तरफ। तो पूर्व से पश्चिम जो उन्होंने बनाया था सड़क, उसमें उन्होंने पोरबंदर गुजरात से असम सिलचर को जोड़ा था। उत्तर से दक्षिण की तरफ जो गलियारा बना था उसमें आपका कन्याकुमारी से श्रीनगर को जोड़ा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, 9 केंद्र शासित प्रदेश से, लेकिन बीच में क्या हुआ कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर अभी वर्तमान में हमारे पास 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश आपका वर्तमान में लद्दाख है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो आपका सबसे छोटा जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सबसे छोटा हमारा केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। फिर यहां पर है आपका अगला, भारत के राज्यों की राजधानी, जो कि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना। यहां पर अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है। भारत का वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों से विभाजित पाया जाता है? तो वो पुडुचेरी है। और फिर यहाँ पर किन किन से जुड़ा हुआ है पुडुचेरी और एनम दोनों मिलाकर के? तो आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु है ना, और केरल, ये आपके जो है तो राज्य हैं। फिर भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है ये आपके। और फिर यहाँ पर भारत के राज्य और उनकी राजधानी दी गई है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, है ना, बहुत बेसिक चीज है ये, तो आप खुद पढ़ सकते हैं। और अगर आप एक पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं तो आपको राज्यों की राजधानी तो पता ही होनी चाहिए।
फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे चलें और देखें तो फिर राज्यों के बाद आपके केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी दी गई है, जिनको पढ़ना हमारे लिए आवश्यक, ना तो राज्यों की पढ़ेंगे ना तो हम केंद्र शासित प्रदेश की पढ़ेंगे, क्योंकि ये लोग आप अपने से खुद पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सम्मिलित किए गए विदेशी शासनाधीन जो आपके क्षेत्र, तो जैसे फ्रांस के अधीन हमारा और पुर्तगाल के अधीन, दो तरफ यहाँ पर दिया गया है। फ्रांस के अधीन कौन सा था, तो पुडुचेरी जो है आपका 1954 में हम लोगों ने इसको भारत में शामिल किया, फ्रांस के अधीन था। फिर उसके बाद चंद्रनगर, यहाँ पर वो लोग फैक्ट्री अपनी स्थापित किए थे 1946 में, स्वतंत्रता के पूर्व भी इसको शामिल कर लिया गया था। फिर यहाँ पर पुर्तगाल के अधीन देखें तो दमन एवं दीव 1961 में इसको शामिल किया गया। फिर यहाँ पर गोवा की बात करें तो गोवा को 1961 में शामिल किया गया। दादर एवं नगर हवेली को देखें तो 1954 में यहाँ पर जो है तो इसको शामिल किया गया आपके। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण आपके जो है तो हम लोग पॉइंट देखें तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और चीन को। किसको करती है, भारत और चीन को ये रेखाएं आपके अलग करती हैं। और रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। तो भारत और चीन को कौन करती है, मैकमोहन रेखा करती है। चीन के मामले में हम लोग कई बार कुछ कुछ चीजों पे मौन हो जाते हैं, है ना, हम लोग ज्यादा नहीं बात करते उस पे। तो मैकमोहन आप लोग मौन से याद रख सकते हैं, मैकमोहन। तो हम लोग उस पे ज्यादा लाउडली कुछ बात नहीं कहते, तो हम लोग मौन किस पे रहते हैं, चाइना के मैटर पे। तो मैकमोहन आपकी कहां से कहां तक जाएगी, तो भारत और चीन के बीच में जो तो ये डिवाइड करेगी। फिर उसके बाद है आपके यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा, रेड का खतरे की निशानी होती है। तो हमेशा भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ न कुछ खतरा जो है तो मंडराता ही रहता है, कभी कहीं अटैक हो रहा है तो कभी आतंकवादी घटनाएं जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, तो यानी कि हमेशा कुछ न कुछ रेड सिग्नल रहता ही है। तो रेड क्लिफ किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है आपके। फिर यहाँ पर अगली जो आपकी रेखा है डूरंड रेखा किन दो देशों को अलग करती है, तो दूर है जिसका इंड, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं, डूरंड में दूर है जिसका इंड, वो है आपकी कौन सी रेखा, डूरंड। अब डूरंड रेखा तो किसका हमसे सबसे दूरी है, जो अंतिम भाग एंडिंग किसकी सबसे दूर पे है, तो वो है अफगानिस्तान। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है तो ये आपके डिवाइडेशन करती है। तो डूरंड रेखा आपको याद रखना है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में डिवाइड करती है। फिर इसके बाद आपके भारत के प्रमुख चैनल या जल संधियां जो कि विभाजक के रूप में काम करते हैं। तो जैसे कि कई सारे जो, जैसे हम यहाँ स्थल पे तो हम लोग क्या बनाते हैं, बाउंड्रीज बना लेते हैं, लेकिन जल क्षेत्र में जो बाउंड्रीज होते हैं उसको हम लोग चैनल बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे 6 डिग्री चैनल है आपके, 6 डिग्री चैनल आपका ग्रेट निकोबार और सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया को अलग करता है। इंडोनेशिया कंट्री का जो सुमात्रा आइलैंड है या द्वीप है वो किससे अलग होता है, ग्रेट निकोबार से। ग्रेट निकोबार से सुमात्रा किसके द्वारा अलग होता है, तो वो आपके 6 डिग्री चैनल से अलग होता है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो ये आपके मालदीव और मिनिकॉय किससे अलग होता है, मालदीव और मिनिकॉय दोनों जो है तो एक दूसरे से अलग होते हैं आपके 8 डिग्री चैनल से। जो मालदीव कंट्री है और जो मिनिकॉय है, मिनिकॉय एक द्वीप है लक्षद्वीप का, लक्षद्वीप का द्वीप है मिनिकॉय, और मालदीव एक दूसरी कंट्री है। तो मिनिकॉय जो अलग होता है लक्षद्वीप से किससे, 8 डिग्री चैनल से अलग होता है, और मिनिकॉय लक्षद्वीप का भाग है। तो अगर कभी ऐसा हो कि लक्षद्वीप और मालदीव किस चैनल के द्वारा अलग होते हैं, तो वो 8 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। फिर 9 डिग्री चैनल की बात करें यहाँ पर, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप अलग होते हैं। पहले तो आपका ये लक्षद्वीप हो गया, फिर इसी में आपका मिनिकॉय है, लक्षद्वीप के पास में आपका ये लक्षद्वीप हो गया, इसी के पास में मिनिकॉय है।
और फिर इसके बाद इधर आपका जो है तो मालदीव है। तो मालदीव से जो अलग होता है आपका मालदीव से मिनिकॉय जो अलग होता है आपका मिनिकॉय, तो मिनिकॉय जो अलग होता है वो किससे होता है, तो यहां पर 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। किससे होता है, 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। फिर ये जो मिनिकॉय है ये मालदीव से अलग होगा, सॉरी लक्षद्वीप से, है ना। तो लक्षद्वीप से भी मिनिकॉय अलग होगा। तो ये किससे होगा, तो 9 डिग्री चैनल से। किससे होगा, 9 डिग्री चैनल से जो है तो आपका ये अलग होगा। तो आपको याद रखना है मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल से, जबकि मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं। फिर आपका 10 डिग्री चैनल से यहां पर बात करें तो कौन कौन सा पार्ट अलग होता है, तो छोटा अंडमान, क्या छोटा अंडमान और कार निकोबार जो तो जैसे अंडमान निकोबार आपका ग्रेट निकोबार जो है तो आता है, फिर आपका वहां पर कार निकोबार है। ऐसे ही जो छोटा आप अंडमान और ग्रेट अंडमान है, तो छोटा अंडमान और कार निकोबार जो है किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से जो तो एक दूसरे से अलग होते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि अंडमान निकोबार और यहाँ पर छोटा अंडमान और कार निकोबार किससे अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल से। फिर इसके बाद आगे चलें तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा आपका कुछ और जो डिवाइडेशन अलग अलग चैनल्स के द्वारा। जैसे ग्रेट चैनल है एक आपका, ग्रेट चैनल के द्वारा आपका इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में पड़ता है आपका इंदिरा पॉइंट। और तो ये आपका इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया से किससे अलग होता है, तो आपका ग्रेट चैनल के द्वारा जो है तो इंदिरा पॉइंट आपका अलग होता है इंडोनेशिया से। और इंदिरा पॉइंट है कहां पे, तो ग्रेट निकोबार से। तो अगर कभी ऐसा हो कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया किससे अलग होते हैं, किस चैनल के द्वारा, तो ग्रेट चैनल के द्वारा अलग होते हैं। फिर है आपके पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है तो डिवाइड करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि। फिर है आपका कोको जल संधि। अगली क्या है आपकी, कोको जल संधि। यहां पर कोको जल संधि अंडमान और कोको द्वीप यानी कि म्यांमार को अलग करती है। तो अंडमान निकोबार और म्यांमार दोनों किससे अलग होते हैं, तो कोको जल संधि के द्वारा जो है आपके ये अलग होते हैं। तो इनको आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर भारत से संबंधित अन्य परीक्षा भी होगी, यहाँ पर कुछ तथ्य या प्रश्न है। जैसे भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो कि हमारा जो तटीय राज्य है उनके जो 12 मील के आसपास का क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपके यहाँ पर प्रादेशिक तटीय सीमा। 12 मील समुद्री क्षेत्र जो है हमारे राज्यों से, उसको हम लोग प्रादेशिक तटीय सीमा बोलते हैं। फिर संलग्न सीमा क्षेत्र होता है, एक संलग्न सीमा क्षेत्र मंडल होता है। तो जो तटीय राज्य है उससे 24 समुद्री मील का जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं संलग्न क्षेत्र मंडल या संलग्न क्षेत्र। फिर भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल कितना दूर तक का होता है, तो तटीय राज्य से 200 समुद्री मील दूर तक का जो एरिया है वो हमारा अनन्य क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ पर भारत का जो है तो कंट्रोल होता है। तो प्रादेशिक सीमा 12 समुद्री मील तक है, संलग्न सीमा या संलग्न क्षेत्र 24 समुद्री मील तक है, अनन्य क्षेत्र जो है यहाँ पर आपका 200 समुद्री मील तक है। तो आपको याद रखना है कि कहां से कहां तक भारत के कौन सा क्षेत्र पड़ता है। भारत में पूर्व एवं पश्चिम के छोर के बीच के अंतराल कितना है, तो 2 घंटे का है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है उसके वजह से भारत में 2 घंटे का अंतराल होता है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में जब सूरज निकलता है तो उसके 2 घंटे बाद कहाँ पर निकलता है, आपके गुजरात में। और जब यहाँ पर डूबता है तो अपोजिट साइड जो है 2 घंटे बाद जो है तो वहां पर डूबता है। तो ऐसे कर करके 2 घंटे यहाँ पर टाइम का डिले। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहां से होता है, मतलब आपने कई बार रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, वहां पे जो बोर्ड लगा होता है उसमें लिखा होता है कि ये एरिया समुद्र तल से इतने मीटर ऊंचाई पर है। या कहीं आप जाएं जहां लिखा हो, जैसे आप अगर शहरी वहां चले जाएं, आपका जहां पर भारिया जनजाति रहती है पातालकोट,
तो वो समुद्र तल से काफी नीचे स्थित है। तो यानी कि ये कहाँ से मापन होता है इस चीज का कि कौन सा क्षेत्र ऊंचा होगा कौन सा नीचे, इसका एक तो जगह होगी जहां से इसका जो है तो मापते होंगे उसको, तो वो आपका क्षेत्र है चेन्नई। चेन्नई से आपका समुद्र तल का जो है तो यहाँ पर मापन होता है। फिर है आपका भारत में 21 दिसंबर का सबसे ज्यादा प्रकाश अवधि कहां पर होती है, तो वो आपके तिरुवनंतपुरम में होती है। कहां होती है? तिरुवनंतपुरम, केरल में सबसे ज्यादा प्रकाश की अवधि होती है। फिर यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद करने के लिए आवश्यक नहीं है। और उटक मंडलम ऊटी में बसावट पैटर्न किस प्रकार का है, तो सीढ़ी रूपी है, ये भी बहुत जरूरी नहीं है। कोरी क्रिक, ये आपको याद रखना है। कोरी क्रिक जो है आपके, तो ये कक्ष के रण में पड़ती है। कोरी क्रिक भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित रहता है। जब यहाँ पर पानी भर जाता है, बरसात के टाइम में पानी भर जाता है, बाकी समय में ये सूखा रहता है, तो उसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में कभी कभी जो है तो यहाँ पर विवाद होता है। तो कक्ष के रण में आपका कोरी क्रीक यहाँ पर जो है तो पड़ता है। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा आवासित स्थान है, तो द्रास। द्रास जम्मू कश्मीर में द्रास एक जगह है जो कि विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा ठंडा वाला आपका आवासित क्षेत्र है। फिर सर क्रीक कहाँ होती है? अभी हमने ऊपर देखा था कोरी क्रीक, अब ये क्या है आपका सर क्रीक। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच में चलता है, तो भारत पाकिस्तान के बीच में। कोरी क्रीक और सर क्रीक दोनों कक्ष के रण में ही होते हैं और वहां दोनों क्षेत्रों को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है। फिर अगला पॉइंट है यहाँ पर आपका 26 दिसंबर 2004 सुनामी में भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया था, तो वो है इंदिरा पॉइंट। आपका कौन सा भाग डूब गया था, तो वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जिसे हम पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये पूरी तरीके से डूब गया था। अगला है भारत का शुष्कतम स्थान यानी कि सबसे सूखा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर सबसे सूखा क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश कम होती है, ये पूरा आपका मरुस्थल वाला एरिया है। फिर भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर के कितनी बार युद्ध हुआ, कोई मतलब का ये पॉइंट नहीं है। भारत में कहां पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता, तो ये आपके है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। फिर अगला पॉइंट है भारत के उपमहाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, तो जो आपका कोरोमंडल तट है ना, ये आपके तमिलनाडु के आसपास का जो पूरा एरिया है, तो वो आपका ज्यादा प्रभावित होता है। हमेशा प्रभावित होने वाला क्षेत्र कौन सा है, कोरोमंडल तट जो है आपका प्रभावित होता है, ये तमिलनाडु के जो पास का क्षेत्र है। फिर इसके बाद है गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान में है, क्योंकि गिलगित और बाल्टिस्तान जो है आपका पीओके पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है उस क्षेत्र में पड़ते हैं, जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद है। फिर अगला पॉइंट है भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहां से होता है, यहाँ पर तो देहरादून से होता है। सर्वेक्षण विभाग हमारे यहाँ जो है वो कहां पर है, आपके देहरादून में स्थित है आपका। अभी एक प्रश्न आया था पेट्रोलियम संस्थान कहां पर है, एमपीपीएससी में पूछा गया था, जो कि देहरादून में है। तो आपका जो सर्वे सीटें होती हैं, भूपत्रक होते हैं, वो कहां से आते हैं, देहरादून से। और हमारे यहाँ मैपिंग, भारत सरकार की जो मैपिंग वाले जो काम होते हैं, कभी अपडेट करना है, कुछ जोड़ना घटाना है, वो सभी देहरादून में ही जो आपके किए जाते हैं। अगला पॉइंट है दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था, तो एन विले ने 1752 में जो है तो आपका चित्र इनके द्वारा बनाया गया था।